अभी देख, कल हमने स्टार्ट किया था कैपेसिटर, ठीक है। और कैपेसिटर के अंदर हमने क्या कर लिया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये फॉर्मेशन बना दी थी हमने, ये प्लस ये माइनस। अब इसके इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। और इसके इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इनसाइड, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये था इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां से अगर हम निकालना चाहें तो सिग्मा की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E मल्टीप्लाइड बाय दिस, सिग्मा इंटू सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने बोल दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये क्या है, कैपेसिटर है, तो इसके अंदर क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। ये तो क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको इसके अंदर कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ये होता है। अब टोटल चार्ज कितना है, ये एक सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर चार्ज कैसे होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है। तो यहां से अगर हम चार्ज निकालना चाहें तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है भाई। अब देखो बच गया क्या, क्यू तो हमने निकाल दिया, सी की वैल्यू हमको निकालनी है, क्या बच गया, ये वी। लेकिन हमारे पास क्वांटिटी किस टर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। क्या पोटेंशियल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में होता है, क्या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में होता है, तो आंसर है होता है। कितना होता है, हमने एक फॉर्मूला किया था, E इज इक्वल टू dv बाई डी आर, ठीक है। ये स्मॉल के लिए था, अगर कंप्लीट के लिए निकालना चाहें तो E इज इक्वल टू v बाई आर। आर क्या है, ये डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, d, यही था। तो r की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, d। तो यहां से देखो v की वैल्यू अगर निकाले तो क्या आ जाएगा, E मल्टीप्लाइड बाय r, और r की जगह हमने यूज कर लिया d, E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस क्या बन जाता है, पोटेंशियल, इक्वेशन नंबर 3। अब देख हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। इस इक्वेशन में पुट कर दो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी इस इक्वेशन में, तो देख क्या आएगा, यहाँ से C, क्यू की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर दिस सेकंड, सिग्मा इंटू ए। अब बच गया क्या, V की जगह हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन 3, E इंटू डिस्टेंस d। अब E की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, E की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जब E की सिग्मा की वैल्यू ये है, तो E की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, राइट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी, ये सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड के डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर, A एज इट इज डिवाइड बाय D। इनके बीच में कितना चार्ज स्टोर होगा, किस पर डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट, कितना एरिया है, छोटा एरिया लेंगे तो कम चार्ज स्टोर होगा, ज्यादा लेंगे तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। और ये देखिए डिस्टेंस, इनवर्सली जितना ज्यादा गैप लेते जाएंगे चार्ज उतना कम स्टोर होगा। तो चार्ज हमारा ये पास पास होना चाहिए। C is directly proportional to area and inversely proportional to the distance। ये बात समझ में आई है, अगर समझ में आई है तो इसको नोट कर लो।
तो सभी देखो, हमने ये कैपेसिटेंस कर लिया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आ गया। हमने जब कैपेसिटर स्टार्ट किया था तब हमने क्या बोला था कि हमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ती क्यों है। तो आंसर था कि हमें चार्ज को स्टोर करना होता है। चार्ज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो आंसर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब हमने कैपेसिटेंस तो निकाल दिया कि कैपेसिटेंस कितना होगा, बट हमें तो ये फाइंड आउट करना है कि इसके बीच में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट। इसको पैरेलल प्लेट बोल दिया, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एनर्जी क्या होती है, वर्क डन भी एनर्जी होता है। तो वर्क डन, हमने यहाँ पे कहाँ वर्क किया, इसके अंदर कहाँ वर्क किया वही बताओ। ये हमारे पास प्लेट है, इसमें हमने कहाँ काम किया है, तो आंसर हमने चार्ज के ऊपर काम किया है। ठीक है, अब चार्ज के ऊपर काम हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर यहाँ पे हम वर्क डन की वैल्यू पुट करते हैं, क्या ये मैंने सही लिखा है, चल रहा है? मैंने बंद किया। अब देखो, हमने जब कैपेसिटर स्टार्ट किया था तब हमने क्या बोला था कि हमें कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आंसर था कि हमें एनर्जी को स्टोर करना होता है, चार्ज को स्टोर करना होता है। तो हमारा टॉपिक बन गया एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अब ये एनर्जी कितनी होगी, तो वर्क और एनर्जी इक्वल होता है, पहली चीज ये 11th में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, तो हमने चार्ज के ऊपर वर्क किया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव यहाँ पे इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा माइनस वाला। बट वो तो तब है जब ये चार्ज हो चुका, हमें पहले तो इसके अंदर चार्ज डालना है। तो डालने के लिए हम क्या करते हैं, चार्जिंग का प्रोसेस करते हैं। इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और इसमें से चार्ज इसमें बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ये चार्जिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, अब जो हम चार्ज डाल रहे हैं, पहले एक चार्ज आया यहाँ पे, फिर जब अगला चार्ज चल के आएगा तो वो इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये वाला चार्ज तो ऊपर चला गया, जो नया आया वो यहाँ पे सेट हो गया, फिर और चार्ज निकल के आया वो इसको रिपेल करेगा। इस तरह से ये ऊपर वाले को और ऊपर भेज देगा और खुद नया यहाँ पे आगे बैठ जाएगा। इसी तरह से जब ये सारा भर गया तब हम बोलेंगे कि ये चार्ज हो गया है कैपेसिटर। ठीक है भाई, अब पॉइंट क्या है इसके अंदर, जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज स्टोर हो रहा है, तो क्या कर रहा है, ये दूसरे को पुश कर रहा है। तो एनर्जी कहाँ जा रही है, पुश करने में एनर्जी गई, वो एनर्जी कहाँ गई, तो आंसर है वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। किस फॉर्म में स्टोर हो गई, तो आंसर है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो गई। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। अब देखो, हमने इसके अंदर चार्ज को डाला तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल राइज करेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर यहाँ से वर्क डन निकाले तो V इंटू क्यू आ जाएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाय V। यहाँ से V की वैल्यू साथ साथ नोट मत करो, बाद में नोट कर लियो। V क्यू बाय सी, V की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, क्यू बाय सी इंटू क्यू। इसको सोल्व किया तो वर्क डन आ गया क्यू स्क्वायर बाय सी। प्रोसेस सही है हमारा, हमने सही लिखा है। बट जब हम देखते हैं तो वर्क डन या एनर्जी कितनी होती है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये एक एक्स्ट्रा 1/2 कहाँ से आ गया, ये बताओ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। बट जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर वो होती है क्यू स्क्वायर बाय 2c। हाँ, ये बताओ। देखो इसमें मिस्टेक कहाँ पे है, जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या इसमें चार्ज कांस्टेंट है, नहीं है, चार्ज वेरिएबल है। तो हम इसको सीधा कैसे लिख सकते हैं, जो वेरिएबल होगा उसका अगर हम कंप्लीट निकालते हैं तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ये होता है dw/dq, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम dw की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, v इंटू डी क्यू।
क्या ये कांस्टेंट है? तो आंसर है ये कांस्टेंट नहीं है। अगर हमें कंप्लीट निकालना है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और वो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा? देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं v की वैल्यू ये पुट करते हैं क्यू बाई सी, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल वर्क डन आ गया W इज इक्वल्स टू v की जगह क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। अब देखो 1/c तो क्या है? कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन किसका होगा? क्यू इंटू डी क्यू का। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? अगर हम x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा? जो x की पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और नई पावर से डिवाइड कर देंगे। यही तो होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने यही किया। क्यू की पावर कितनी है? 1/c। क्यू की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ दिया और नई पावर से डिवाइड कर दिया। तो ये 1 + 1 2 Q²/2c आ गया ये। अब देखो यहाँ पे वर्क डन है। चार्ज कहाँ से कहाँ तक गया? तो चार्ज 0 से लेके कैपिटल Q तक गया। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक बार Q की जगह पे Q पुट करेंगे, एक बार Q की जगह 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो हमने लिमिट पुट की 0 से लेके Q तक। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? 1/2 थी तो एज इट इज, Q² था, पहले जो ऊपर होता है इस क्यू की जगह पे ये पुट कर देंगे और स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो क्यू का स्क्वायर एज इट इज माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0, तो क्यू की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर। 0 की पावर कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जीरो की पावर 0 हो तो कितना होगा? हम इम्प्रूव करके दिखाओगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। वर्क डन इज इक्वल टू Q²/2c। अब इसके अंदर एक फॉर्मेट और होता है, वो फॉर्मेट क्या है? देख, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q की जगह CV पुट कर दिया तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2c एज इट इज। Q की जगह CV पुट कर दिया और Q का स्क्वायर है तो C² V²। तो एक C से एक C कैंसिल हो गया तो वर्क डन कितना आ गया? 1/2 CV², हाफ CV²। ठीक है, और किस फॉर्म में रख सकते हैं हम? क्या कोई और भी फॉर्म है? तो देख, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था C का, ε0 A/D लिखा था, इसी की वैल्यू उसमें पुट कर दे। वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 C की जगह ε0 A/D इंटू V²। हो गया। इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखना हो तो क्या कर सकते हैं? E इज इक्वल टू V/D, क्योंकि dV/dr इज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब V/D, ये V² है, ये D है। V मल्टीप्लाइड बाई V, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ε0 A V/D इंटू V। और ये इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, कहाँ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये सारे इसके फॉर्मेट हैं, किसके? एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये सारे फॉर्मेट नोट कर लें। देखो भी हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू Q²/2c, ये फॉर्मूला है। अब देख, Q की जगह हम CV पुट कर सकते हैं। आगे देखो 1/2 एज इट इज, Q की जगह C² V²/c, ये दो पहले लिख दिया था, एक C से एक C कैंसिल, तो ये क्या बच गया? वर्क डन इज इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, अब देख Q किसके बराबर होता है? CV के बराबर होता है। CV, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 CV मल्टीप्लाइड बाई V लिख सकते हैं। CV की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? चार्ज यूज कर सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। एक फॉर्मेट ये हो गया, एक फॉर्मेट ये हो गया, एक फॉर्मेट ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो,
ये सी है, इस सी की जगह हम यूज कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर। ये वी क्या है? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं। आर की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? डी यूज कर रहे हैं, तो डी, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक डी से एक डी कैंसिल, ये क्या बच गया? वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई डी इंटू ई स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? अगर हमारे पास एक ये है, क्यूब है, इसकी हर साइड कितनी है? ए है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम V इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, साइड का क्यूब हो गया। अब देख, इन दोनों को तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर, और इस अकेले को अलग रख दिया, तो ये लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है? एरिया। तो V इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस या लेंथ, कोई भी किसी एरिया को किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम। तो यहाँ पे देख क्या मिल रहा है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। इसकी जगह पे हम वॉल्यूम कर सकते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इनटू ई स्क्वायर। इसको नीचे ले आओ, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसको एक नाम दे दिया क्या? एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम दे दिया? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या समझ में आया? अच्छा, इसको भी नोट कर लो, ये वाला सिर्फ इतना, ये वाला पहले नोट कर लिया था, इसको नोट कर लो। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे हमने अब क्या कर दिया? एनर्जी स्टोर करके देख ली कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है जब उन दोनों के बीच में क्या हो? टच हो। ठीक है, अब देख हमने क्या किया, एक बॉडी ये बना दी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी ये बना दी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा? पहली चीज, इसके ऊपर चार्ज है तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, V1 मान लिया, इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, हमने मान लिया C1। अलग बॉडी है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है CV, चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट Q1 इज इक्वल टू C1 V1 लिख सकते हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस चार्ज का क्या होगा? हमने बोला V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, आप इसको उल्टा भी मान सकते हो, V2 इज ग्रेटर देन V1, वो डिपेंड करता है हमने क्या माना है। अभी ये है कि इनमें से कोई भी इक्वेशन मान लिया हमने, मान लिया V2 ग्रेटर देन V1 है। अब बताओ कि हमने इसको जोड़ दिया थ्रू ए वायर, तो जो इसके अंदर चार्जेस हैं उनका क्या होगा? फ्लो करेंगे, कहां से कहां? तो चार्ज हमेशा मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हमने ये वाली कंडीशन मान ली, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो चार्ज कहां से जाएगा? V2 प्लेट से V1 प्लेट की तरफ जाएगा, इससे इसकी तरफ आएगा चार्ज। ठीक है, अच्छा भाई, अब जब चार्ज आएगा तो कितना आएगा? क्या वो किसी चीज पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है ना?
चार्ज आएगा, अगर इसके पास 100 है, इसके पास 50 है, तो वो उतना ही आएगा कि दोनों बराबर हो जाए 75 तक। मतलब एक कॉमन वैल्यू आ जाए, ना इसके पास ज्यादा ना इसके पास ज्यादा। जब चार्ज चलने लगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का पोटेंशियल जो पहले V1 V2 था वो एक कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा V, जिस V को हम नाम देते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। अब देख, हमने पढ़ा था चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। क्या ये ट्रू था? तो आंसर है ये ट्रू नहीं था। हम चार्ज बना भी सकते हैं, हम चार्ज को खत्म भी कर सकते हैं। कैसा? जैसे अभी हमने क्या किया, मान लिया दिवाली थी तो हमने बम फोड़ दिया। उस बम के अंदर क्या था? मास था, केमिकल्स थे, वो मास था। जैसे ही हमने उसमें आग लगाई, सब फट गया। वो जो मास था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी के अंदर। किस एनर्जी में? लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में। इस चीज की वीडियो उसको लिंक में डाल दूंगा मैं, ठीक है, वो देख लियो। जब क्या हुआ, हमने उसको आग लगाई, मास किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में, एनर्जी में, साउंड में। जब किसी चीज के पास मास होगा तो उसके पास क्या होगा? एटम होगा। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, चार्ज भी होता है। अब जब मास खत्म हो गया, मींस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो उसका चार्ज भी खत्म हो गया। इसका मतलब हम चार्ज को खत्म भी कर सकते हैं, हम चार्ज को बना भी सकते हैं। बनाते कैसे हैं? जैसे हमने सोलर प्लेट लगा दिए, सोलर पैनल लगा दिए, सनलाइट उस पर गिरेगी, सनलाइट से क्या आती है? एनर्जी आती है। वो एनर्जी कहाँ गई? उस प्लेट के अंदर। अब उस प्लेट से एनर्जी कहाँ गई? वो सारी तो उसके अंदर स्टोर हो गई, जिसका हम बाद में यूज करते हैं। वहां पे क्या बनता है? वहां पे फेयर प्रोडक्शन होता है। ये सारा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया था, तब उसमें डाल रखा है मैंने। ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। जब हम इन दोनों को लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे, तो दोनों का पोटेंशियल एक कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा। तो इसके चार्ज का क्या होगा? क्या चार्ज खत्म होगा? तो आंसर है चार्ज खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ खत्म नहीं हुआ। तो चार्ज क्या करेगा? एक से दूसरे के अंदर आ गया। पहले टोटल चार्ज कितना था? Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज था। अगर इसको हम ये लिखना चाहें कि टोटल चार्ज, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है भाई। जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो टोटल चार्ज कितना हो गया? क्यों? अब वो क्यों किसके बराबर हो जाएगा? इसका कैपेसिटेंस C1 था, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 था, और इसका पोटेंशियल V हो गया। क्या यहाँ पे चार्ज का कोई लॉस हुआ? कोई लॉस नहीं हुआ, नो लॉस ऑफ चार्ज। सिर्फ पोटेंशियल चेंज हुआ है, चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ। मतलब जितना चार्ज पहले था, इसका मतलब जितना चार्ज ये पहले था, ये इतना ही बाद में होगा। और पहले कितना चार्ज था? C1 V1 प्लस C2 V2। इसको लिख दिया C2 V2। जब जोड़ दिया उसके बाद कितना हो गया? C1 प्लस C2 बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय V। और ये V क्या है? कॉमन पोटेंशियल। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो V को एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड ले जाओ। ये V यहीं पे है, C1 प्लस C2 नीचे आ जाएगा। तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल। इसको नोट कर लो कि कॉमन पोटेंशियल कितना होता है, तो आंसर है इतना होता है। कैसे निकाला? ये प्रोसेस है, नोट करो। अब देखो भाई, हमने कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया। इसके बाद क्या है? जब हमने इन दोनों को कनेक्ट किया तो क्या एनर्जी उतनी ही रही जितनी पहले थी, या एनर्जी में कुछ लॉस हुआ? अब हमको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई। अब देखो, ये प्लेट फर्स्ट है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका पोटेंशियल V1 है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? तो हाफ C1 V1 स्क्वायर। हमने अभी फॉर्मूला लिखा था C और V की टर्म में, C1 V1 स्क्वायर। इसकी कितनी होगी? हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये कब है? जब हमने इन दोनों को नहीं जोड़ा है, लिंक नहीं किया है। तो टोटल एनर्जी बिफोर कंबाइनिंग या फिर बिफोर लिंकिंग, तो ये कितनी हो जाएगी? इन दोनों का सम हो जाएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। जब हम इन दोनों को लिंक कर देते हैं तो एक चीज चेंज हो जाती है। क्या? कि V1 और V2 की वैल्यू चेंज होके V हो गई।
ठीक है। और चार्ज जो पहले था C1V1 प्लस C2V2 वो कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। अगर हम आफ्टर देखें, आफ्टर एनर्जी कितनी होगी, ज्वाइन करने के बाद आफ्टर एनर्जी, इसको हमने नाम दे दिया U2। इसका फॉर्मूला वही हाफ CV²। सी की जगह कौन सा कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा C1 प्लस C2, और टोटल पोटेंशियल कितना होगा, ये वाला हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो, ये एनर्जी पहले थी बिफोर ज्वाइनिंग, ये एनर्जी बाद में है आफ्टर ज्वाइनिंग। इसको सोल्व करो, इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आएगा, U2 इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज C1 प्लस C2, जो ये नीचे है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जो डिवाइड में है ये इसका भी तो स्क्वायर है, तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये दो क्वांटिटी है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो C1² v1² प्लस C2² v2² प्लस 2C1 C2 v1 v2। क्या सही लिख दिया मैंने? ठीक है भाई, ये सारा ओपन हो गया। अब देखो C1 प्लस C2 C1 प्लस C2, तो क्या हो सकता है, एक C1 C2 से एक C1 C2 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, U2 इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, एक नीचे बच गया, और इसको हमने वो कर दिया, सोल्व कर दिया, C1² v1² प्लस C2² v2² प्लस 2C1 C2 v1 v2। ये तो आफ्टर ज्वाइनिंग हो गया, ये बिफोर ज्वाइनिंग था। अब क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 1/2 C1 v1², तो 1/2 C1² v1², हाफ C2 v2², तो 1/2, तो सबके साथ है। अगर हम इसको सबके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे तो क्या आंसर आएगा, ट्राई करो इसमें। देखो भाई, यहाँ पे क्या था, हम क्या निकाल रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। तो बिफोर ज्वाइनिंग पहले कितनी एनर्जी थी, तो आंसर है U1 थी। आफ्टर कितनी हो गई, U2 हो गई। तो हमने मान लिया कि U1 ज्यादा है U2 से। ठीक है, एक बार मान के चलते हैं। तो U1 की वैल्यू कितनी है, हाफ C1 v1² प्लस हाफ C2 v2 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, माइनस दिस -1/2 U2 की वैल्यू। अब ये सारे पुट कर दो, देखो C1² v1² प्लस C2² v2² प्लस 2C1 C2 v1 v2, और इसके डिवाइड में है C1 प्लस C2। देखो एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 2C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भी 2 है, और C1 प्लस C2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या C1 प्लस C2, और वो कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ C1 v1² प्लस हाफ C2 v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखो C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल, 2 से, या फिर हम सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, C1² v1² प्लस C2² v2² प्लस 2C1 C2 v1 v2। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई हुआ, बट यहाँ पे दोनों चीजें हैं, C1 प्लस C2 भी है और 2 भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीधा रख दिया इसको। अब क्या करेंगे, C1 प्लस C2 से इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 एज इट इज, ये C1 v1², और इस C1 का मल्टीप्लाई किया पहले इसके साथ, तो C1² v1²। ठीक है, प्लस अब इस C1 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, हाफ
C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस, अब देखो इस C2 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई किया इसके साथ, हाफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आगे वाली टर्म है ये एज इट इज रख दी, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। फिर से ये माइनस था तो देखो आगे जो प्लस है वो सारे माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो गया और ये वाला जो प्लस का था ये भी माइनस हो गया, 2C1 C2 V1 V2। तो इस पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है, 2C1 प्लस C2। ठीक है भाई, अब देखो हाफ C1 स्क्वायर है, हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। गलत कर दिया गया मैंने, देखो भाई हमने यहाँ पे क्या निकालना है, u1 माइनस u2 निकालना है। तो u1 की वैल्यू तो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और जो ये बार वाली वैल्यू है ये हमने यहाँ से u2 की वैल्यू ये उठा के पुट कर दी। अब देखो जो ये 1/2 है ये ऐसा है, इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 C1 प्लस C2 ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे 1/2 इन दोनों में से हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या बच गया, ये ऐसा 1/2। अब देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो हम इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया। बराबर में क्या चल रहा है, u1 माइनस u2, 1/2 हमने पूरे में से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर इसमें, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब ये माइनस एज इट इज, जो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हमने लिख दिया, चलो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 एज इट इज। ये 1/2 जो ये 2 है ये एलसीएम के साथ इसके साथ यहाँ बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, C1 प्लस C2, इसके डिवाइड में 1 कर दिया, एलसीएम ले दो इसमें, तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 1/2 बाहर चल रही है, तो C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय दिस C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब इससे ये कैंसिल हो गया और ये सीधा आ जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 एज इट इज। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, C1 C2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने, ये सारा डिवाइड में है, तो अब ये C1 प्लस C2 देखो सबके डिवाइड में है, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, तो साथ में क्या चल रहा है, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। ठीक है, अंदर क्या बच गया, C1 का जब मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर। अब C2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये देखो जो माइनस है ये ऐसे माइनस है, तो जो प्लस के होंगे वो सारे माइनस के हो जाएंगे, तो C1 ये माइनस वाले में यहाँ नीचे लिख देता हूँ, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, C2 V2 स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है भाई, और ये कॉमन हमने बाहर लिख दिया था। अब C1 V1 स्क्वायर प्लस का C1 V1 स्क्वायर माइनस का कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल। अब देखो क्या बच गया, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ क्या बच रहा है, u1 माइनस u2 एज इट इज 1/2 C1 प्लस C2 एज इट इज। अंदर क्या बचा,
C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो। U1 माइनस U2 एज इट इज 1/2 C1 प्लस C2 एज इट इज, और जो ये ऊपर बाहर आया है C1 इंटू C2 बाहर निकाल दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2। प्लस है माइनस है? ये माइनस का है, देखो माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB ए बी। फॉर्मूला बन रहा है, इसको बाहर लिख देते हैं। U1 माइनस U2 एज इट इज 1/2 C1 इंटू C2 C1 प्लस C2। अब देखो इसको हमने V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा? ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला हमको क्या बताता है? U1 माइनस U2 क्या लॉस हुआ भी है या नहीं हुआ? तो देखो 1/2 क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो क्या वो नेगेटिव आ सकता है? ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। U1 माइनस U2 इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? एक क्वांटिटी ज्यादा है, दूसरी क्वांटिटी कम है। इसको हमने ज्यादा माना था और ये इसमें से घटाने के बाद पॉजिटिव बचा। इट मींस क्या हुआ है कि लॉस ऑफ एनर्जी। ये क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। और ये कब हुआ? when the sharing of charges takes place, sharing of charges takes place। शेयरिंग कब हुई थी? जब हमने दोनों प्लेट को एक वायर से ज्वाइन कर दिया था। ये लॉस ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आ भी जाए नहीं भी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होगा? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? हमने कैपेसिटर कर लिया, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर कर ली। अब क्या है, हमें कैपेसिटर लगाना है। किस में लगाना है? इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर लगाना है। तो उस कैपेसिटर की वैल्यू जितनी चाहिए, मान लिया हमको 8 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर चाहिए, लेकिन हमारे पास दो दो के 4, तो हम कैसे लगा सकते हैं कि टोटल 8 बने? हमारे पास एक कैपेसिटर 2 2 2 2, ऐसे करके हमारे पास 4 कैपेसिटर है और हमको टोटल चाहिए कि 8 माइक्रोफैरेड बनाए। तो हमारे पास इनको जोड़ने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया कि सारे दो दो के हैं। एक 6 का हो, एक 1 का हो, एक 1 का हो, एक 2 का हो, फिर कैसे निकालोगे? तो तरीका तो होना चाहिए। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? नोट करना है, इसको बोलेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये याद रखो भाई, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन इस कॉम्बिनेशन के ऊपर जरूर आता है, चाहे वो कैपेसिटर पे हो, चाहे वो रेजिस्टेंस पे हो। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इन तीनों के ऊपर एक न्यूमेरिकल पक्का आता है 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो ये अच्छे से कर लो, ये नोट कर लो।